सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल अजीज़ खान। कोविड-19 की कहा जा रहा है तकरीबन 140 इक़साम हो गई हैं। मुसलसल पाकिस्तान में कल भी गुज़श्ता 24 घंटे में 100 से ज़्यादा अमवात हुई हैं। कोरोना फैल रहा है, उसकी इक़साम फैल रही हैं, बड़ा पेचीदा होता जा रहा है किस तरह से इसको जांचा जाए, वैक्सीन लगानी चाहिए, नहीं लगानी चाहिए, ये इक़साम इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ रही हैं, कैसे इसको रोका जाएगा, या रोका नहीं जाएगा तो क्या नई वैक्सीन आएंगी, कब तक रहेगा ये सिलसिला। बहुत अहम मौजू है, इस पर डॉक्टर अताउर रहमान से बात करूंगा। लेकिन साथ ही इमरान खान साहब बार बार अपने खिलाड़ियों की पोजीशन चेंज कर रहे हैं। खिलाड़ी लेकर आते हैं, टीम में लेकर जाते हैं, अब उनके पास उतना टाइम नहीं है। जाहिर है कि अब तकरीबन उनके पास 2.25 साल के करीब टाइम है, और इलेक्शन के करीब आते ही जो टाइम शुरू होता है उसके अंदर वो शायद काम उस तरह से नहीं कर पाएंगे। तो इस पर टीम जो चेंज कर रहे हैं, अभी आपने हल्फ बर्दारी की तकरीर भी देखी, बार बार तब्दीलियाँ आ रही हैं। इस तब्दीलियों से क्या होगा? मईशत मजबूत होगी क्या? इससे पाकिस्तान में जो उन्होंने वादे किए हुए थे वो वादे पूरे हो जाएंगे? एहतजाज का मामला भी चल रहा है, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट मामला ये है कि मईशत की डायरेक्शन ठीक है, डॉलर जो है वो कमज़ोर हुआ है, रुपया मजबूत हुआ है। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर अगर देखा जाए तो बहुत तेज़ी से बेहतरी आई है, लेकिन ये मुस्तकिल रहेगी? इमरान खान साहब ने जो अब नई तब्दीलियाँ की, नई टीम जो उनकी आई है, ये नई टीम डिलीवर कर पाएगी? इस वक्त पाकिस्तान का सबसे बड़ा सवाल ये है कि अब आपने बॉलर बैट्समैन चेंज कर दिए हैं, अब वो विकेटें ले पाएंगे, चौके छक्के मार पाएंगे? आधी से ज़्यादा इनिंग हो चुकी है। मेरे साथ इस वक्त जो मेहमान मौजूद हैं वो इमरान खान साहब की टीम का हिस्सा रहे हैं, तनकीद भी करते रहते हैं। FBR को उन्होंने चलाया फिर छोड़ दिया, मुसलसल कोशिश करता हूँ मैं उनको प्रोग्राम में लेके, वो जिस एंगल से पाकिस्तान की मईशत को देख रहे होते हैं शायद बहुत कम मईशत दान देख रहे होते हैं। शब्बर जैदी साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम शब्बर भाई। क्या हाल है सर? बिल्कुल ठीक। शब्बर भाई ये बताएं कि अब ये जो खिलाड़ी तब्दील किए इमरान खान साहब ने, हम तरीन साहब को एक नए रोल के अंदर देख रहे हैं, पुराने रोल के बाद अब यहाँ पे किस तरह की वो बैटिंग फील्डिंग करेंगे, और ख़ास तौर पे डॉलर वाले हवाले से बताइए कि डॉलर अब लोग कह रहे हैं और जो है वो नीचे जाएगा, 140 145 पे आके रुकेगा। शब्बर भाई, नई टीम परफॉर्म कर पाएगी? देखिए, मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि नई टीम परफॉर्म का, आप परफॉर्मेंस को पहले ये देखें कि आर यू टॉकिंग मतलब शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस और लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस। अगर आप शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस चाहते हैं तो वो उनके लिए मुश्किल है, उसमें शायद हमें हिकअप्स आएंगे। मगर मेरा कल भी मैंने कहा था कि हमें चाहिए कि हम लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस की बात करें और अपने बुनियादी जो हमारे बुनियादी अफेयर्स हैं उनको सेटल करें, और वो उस पर मेरा ख्याल है शौकत साहब काम कर सकते हैं। वो शॉर्ट टर्म में प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं इसको डिस्काउंट नहीं करता। जहाँ तक डॉलर का सवाल है, डॉलर की जो डॉलर मुस्तकिल जो आपको देख रहे हैं कि डॉलर की वैल्यू गिर रही है, उसकी वजह यह है कि इंटरनेशनल जो मार्केट है वहाँ पर प्रॉब्लम है और पाकिस्तान इज कंपैरेटिवली बेटर, और ये 150 के आसपास रहना चाहिए। उससे नीचे आएगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी हमारी एक्सपोर्ट को। अच्छा, 140 तक नहीं आएगा, 150 के करीब रहना चाहिए। हाँ, आप ये एडवाइस करें। अच्छा, हाँ। और अच्छा, देखिए, मैं एक बता दूं, एक बड़ी सिंपल सी बात। हाँ। मैं और शौकत साहब को आपने सुना होगा, मैं और शौकत साहब इस बात के बड़े कन्विंस प्रोपेगेटर हैं कि हमें रुपये को स्ट्रॉन्ग नहीं रखना है, क्योंकि रुपये का स्ट्रॉन्ग रखना हमें इंपोर्ट को हमें एनकरेज कर देता है और हमारी लोकल इंडस्ट्री तबाह हो जाती है। तो हमें एक इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन इंडस्ट्री को खड़ा करना है और एक्सपोर्ट को करना है। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें कुछ अर्से तक शायद 150 और 150 के दौरान में डॉलर को मैनेज करना पड़ेगा, चाहे वो मैनेज करना पड़े। नहीं, आप बात समझ रहे हैं? अच्छा, हुकूमत यानी कि ये बेहतर रहेगा मईशत के लिए कि 150 के इर्द गिर्द रहे। अच्छा, ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म प्लान मईशत के हैं, आप तरीन साहब को लॉन्ग टर्म प्लान कौन से ऐसे करते देख रहे हैं कि जो पाकिस्तान की मईशत के लिए बेहतर रहेंगे? मेरी एक बात सुने, तरीन साहब हो या शेख साहब हो या कोई और हो, हाँ जी, आप पर्सनैलिटी लॉन्ग एलिमेंट नहीं। अच्छा, पर्सनैलिटी इज एलिमेंट। मैंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम में कहा था कि सबसे अफसोस की बात तो ये है कि 370 MNA हैं कौमी असेंबली के, और 100 MNA 100 तकरीबन सेनेटर हैं। आपको 500 आदमी में एक आदमी फाइनेंस मिनिस्टर के लिए नहीं मिला। कभी आपने ये सोचा है? ठीक तो बात है। मतलब इसका मतलब है पार्लिमानी निजाम नाकाम हो गया।
पार्लियामानी निजाम नाकाम हो गया है, कोई फाइनेंस मिनिस्टर नहीं मिल रहा। आप हंस रहे हैं ना? नहीं, आप रेफरेंस निकाल रहे हैं ऐसा शब्बर भाई कि जिससे पार्लियामानी निजाम हो गया 370 और 100, वो 470 में से कोई एक ऐसा आदमी नहीं है जो फाइनेंस मिनिस्टर बन सके। और ये आज की बात नहीं है, 1947 से लेकर 2021 तक एक भी केस नहीं है जहां फाइनेंस मिनिस्टर आपने असेंबली से उठाया हो। डार साहब सेनेटर थे, बस्ता इस्माइल भी सेनेटर थे, बेनजीर का भी फाइनेंस मिनिस्टर कभी था ही नहीं, अयूब खान बाहर से लाए थे। इसका मतलब है फाइनेंस मिनिस्ट्री पाकिस्तान में कभी भी असेंबली का हिस्सा नहीं रही है। अच्छा, आप इस मेरी बात को गौर से समझे मैं क्या कह रहा हूँ। ठीक है, आप इस बात को हल्का नहीं लें। नहीं, मैं आपकी सारी बात को बहुत अहमियत दे रहा हूँ। अच्छा, अब ये आप समझे, मैं ये कह रहा हूँ पार्लियामानी निजाम पाकिस्तान में नाकाम हो चुका है और 73 का आइन भी नाकाम हो चुका है। 73 का आइन नाकाम हो गया, मईशत मजबूत नहीं हो रही है, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आते हैं और मिनिस्टर भी बाहर से आते हैं, प्राइम मिनिस्टर भी बाहर से आते रहे हैं, लेकिन नहीं, प्राइम मिनिस्टर बाहर से आते रहे, वो केयर टेकर आते रहे। प्राइम मिनिस्टर जो बाहर से आए, प्राइम मिनिस्टर हमेशा एमएनए होता है भाई। हाँ, वो तो केयर टेकर आते हैं। मगर पाकिस्तान में प्राइम मिनिस्टर हमेशा असेंबली से आता है, मगर फाइनेंस मिनिस्टर कभी आज तक असेंबली से नहीं आया। अच्छा, तो इसका रूह क्या निकल रही है? मतलब इसकी रूह ये निकल रही है, किस तरफ जा रहे हैं? मतलब पार्लियामानी सिस्टम अगर डिलीवर नहीं कर रहा, फाइनेंस मिनिस्टर बाहर से आ रहा है, इसकी रूह ये निकल रही है कि असेंबली बिल्डिंग में और क्यू ब्लॉक में एक दरमियान में फासला है। असेंबली बिल्डिंग क्यू ब्लॉक और असेंबली बिल्डिंग आपस में मिली हुई नहीं है। और प्रॉब्लम शौकत तरीन साहब के पास ये प्रॉब्लम आएगा कि कल जब वो दफ्तर में जाके बैठेंगे ना, तो ये 500 एमएनएम के पास जाके बैठ जाएंगे और अपने काम कराने की कोशिश करेंगे। और वो क्योंकि बाहर से आए, वो बेचारे परेशान हो जाएंगे और वो 1 साल बाद कहेंगे यार मुझे फारिग करें, मैं घर जाता हूँ। 1 साल तक वो करते रहेंगे। अच्छा, अब मोटी मोटी चीजें क्या होनी चाहिए? सबसे पहले होनी चाहिए एक लॉकडाउन करें और तमाम पाकिस्तान के कारोबार को रजिस्टर करें। लॉकडाउन करके कारोबार को रजिस्टर्ड करें। अच्छा जी। दूसरी, बिजली की सब्सिडी जो है 1,500 बिलियन की, उसको बजट में डालें और IMF को समझाएं कि हमें सब्सिडी देनी है, ये सब्सिडी नहीं देने की कहानी खत्म करें। अच्छा, 2। तीसरी ये है कि प्राइवेटाइजेशन ऑफ डिस्को को खत्म करें। प्राइवेटाइजेशन डिस्को नहीं हो सकती, आपका सिस्टम बिजली का ठीक नहीं है, ये होता है। चौथी चीज ये होती है कि आपको नेशनल फाइनेंस कमीशन को डिसॉल्व करें और प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के साथ लिंक करके आगे चलें। अच्छा, और वो आपने एक दफा कहा था कि बॉन्ड्स भी खत्म करे, 5,000 रुपए का नोट भी खत्म। 5,000 का नोट वो तो खैर वो तो अलग एक छोटी चीज है। मैं बुनियादी करप्शन वर्शन काबू हो जाती है ना उससे। चलें, ये आपने 5 चीजें बताई। अकील करीम डेडी साहब भी, शब्बर भाई मेरे साथ हैं, उनसे भी राहिद हुसैन साहब भी, मियां जाहिद हुसैन साहब भी बोल रहे थे। अकील भाई, ये जो तब्दीलियां हैं, खिलाड़ी बार बार चेंज हो रहे हैं, टीम में नए प्लेयर्स आ रहे हैं, ये अभी हलबर्दारी भी हो गई, तरीन साहब तशरीफ ले आए वजीर खजाना की हैसियत से। आप हर उस चीज़ को सराहते हैं जो इमरान खान कर रहे होते हैं, इस चीज़ को भी सराहेंगे? आप समझेंगे कि ये बेहतर चीज़ की है? देखिए, बात ये नहीं है जो आप कह रहे हैं, बात सिर्फ एक ही है कि इमरान खान एक ऐसा प्राइम मिनिस्टर है जो एक मजबूत टीम के साथ खेलना चाहता है। मैं ये नहीं कहता, आप कोई भी पाकिस्तानी इस वक्त ये नहीं कह सकता कि पाकिस्तान की इकोनॉमी आज परफॉर्म नहीं कर रही। बिल्कुल इकोनॉमी परफॉर्म कर रही है, इकोनॉमी के नंबर बेहतर हुए हैं, पाकिस्तान के इशू बहुत कम हुए हैं, लेकिन इमरान एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा हाई है। अच्छा, वो फुल पेस पे चल रहे हैं। दूसरे लोग काम तो कर रहे हैं, जैसे सबर भी माशाल्लाह अच्छे काम किए उसने और बाकी कोशिशें की, बड़ी मेहनत की है उसने, और उसके साथ दूसरे भी मेहनत कर रहे थे। लेकिन इत्तेफाक से कुछ आपस में जब डिस्प्यूट क्रिएट हो जाते हैं ना, तो लेकिन मैं जहां तक समझता हूँ प्राइम मिनिस्टर का बड़ा सपोर्ट था सबरजेदी को। ठीक है, सबरजेदी की हेल्थ ने उसको ज्यादा अलाउ नहीं किया कि वो ज्यादा काम कर सके, लेकिन वो अपनी टीम से बहुत ज्यादा कर रहे हैं। और अगर उसकी एक्सपेक्टेशन हाई है और परफॉर्मेंस आ भी रही है, तो हमें अप्रिशिएट करना चाहिए कि वो चाहते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल बहुत हैं और वो मसाइल से हम निकले। ये बात सही है कि उनके पेस में कोई चल नहीं पा रहा, जिसकी वजह से उनको बार बार चेंज कर रहा है। वो ये कोशिश कर रहे हैं कि मुझे एक ऐसा साथी मिल जाए जो मेरे पेस में पेस मिला के चल सके। अच्छा अकील भाई, ये बताएं, अब शौकत तरीन साहब आ गए, अब आपको क्या उम्मीद है? शब्बर साहब ने तो 4-5 पॉइंट्स बताए, आप क्या समझते हैं? देखिए, मेरे ख्याल है कि देखिए शब्बर एक एक्सपीरियंस प्लेयर, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, उसने ऑडिट किए हैं
उसको कंपनीज के बारे में इन आउट सब पता है। लेकिन जो सबर भाई कह रहे हैं ना कि सब्सिडी हम विड्रॉ नहीं कर, विड्रॉ करनी चाहिए। विड्रॉ ये कहना बुरी बात है कि सब्सिडी विड्रॉ नहीं हो सकती। देखिए, सब्सिडी का फायदा मोटों को नहीं होना चाहिए, छोटों को होना चाहिए। हमारे मुल्क में सब्सिडी के बेनिफिशियरी बड़े लोग हैं, छोटे लोग। मैं ये समझता हूँ इस पाकिस्तान की इकोनॉमी को सब्सिडी से निकलना होगा, क्योंकि 3000 अरब के खसारे में हम चल रहे हैं, क्योंकि बाकी सारे नंबर हमारे ठीक हो गए। अब हमें एक नंबर ठीक करना है कि ये जो खसारा हमारा है इसको कम करना है। अगर ये हम कम करने में कामयाब हो जाते हैं तो हम चाइना की तरह पूरे मुल्क में टर्न अराउंड ला सकते हैं, पूरी इकोनॉमी में टर्न अराउंड ला सकते हैं और आपका फ्यूचर ब्राइट हो सकता है। और इसके लिए मैं समझता हूं कि आपको सबसे ज्यादा जिसने मुसीबत में डाला है पाकिस्तान को IPPs के एग्रीमेंट है, और ये लोगों ने किए, उन्होंने हकीकतन पाकिस्तान के साथ ज्यादती की है। अगर आप आज भी उठा के देख लें, आपको जो मुश्किलात पेश आती है, और IMF बार बार जो इलेक्ट्रिसिटी के रेट नहीं कहता वो बढ़ाने को, वो ये कहता है कि ये जो आपकी सर्कुलर डेट जो बढ़ रही है उसको आप रोके, ये जो आप कैपेसिटी देते हैं इससे बाहर निकले। तो वो आपको अच्छी गाइडलाइन दे रहा है, वो कोई गलत गाइडलाइन नहीं दे रहा, वो पाकिस्तान के इंटरेस्ट की बात है। लेकिन महंगाई इतनी हो जाती है कि लोगों के लिए जीना मुश्किल हो जाता है। भाई मेरी आप पहले बात सुन ले फैसल भाई, वो ये नहीं कहता कि आप महंगाई करें, वो ये कह रहा है कि ये जो आप कैपेसिटी पेमेंट दे रहे हैं, तो आपने ये जो पावर प्रोजेक्ट जो लगाए हैं, तो ये बिजली बेचते क्यों नहीं हो भाई आप लोग? सही। ये आपकी बिजली तो कोई खरीदने वाला नहीं है, और ऊपर से आप एग्रीमेंट किए जा रहे हो। तो वो आपको गाइडलाइन दे रहा है कि ये जो बिजली है इसको सेल करो, जितनी आपने खरीदी है उसकी कैपेसिटी। हमारी मजबूरी ये है कि हमारे साथ ये कि कैप्टिव पावर लगे हुए, हम उनको बंद नहीं कर सकते क्योंकि बिजनेसमैन का बड़ा प्रेशर आ जाता है। तो अगर हम ये जब तक काम नहीं करेंगे, जो बिजली हम खरीद रहे हैं वो बिजली हम बेचना शुरू कर दें, तो ये सर्कुलर डेट से निजात मिल सकती है। अच्छा। और इसके लिए मुझे लगता है सबको हकीकत बतानी चाहिए लोगों को। बिजनेसमैन अगर गलत करे तो हमें बताना चाहिए, गवर्नमेंट गलत करे तो फिर हमें बताना चाहिए। मकसद कहने का ये है कि ये इकोनॉमी अभी अच्छी डायरेक्शन में जा रही है, लेकिन इसके लिए हमें और ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। जो महंगाई है ना, इस वक्त की महंगाई तो सिर्फ सप्लाई की वजह से कह सकते हैं, क्योंकि दुनिया जहां में आप ये देखें कि जितनी कमोडिटीज है वो बहुत प्राइस हाई हो गई है और डबल हो चुकी है, तो वो तो हमें फेस करना पड़ेगा। लेकिन ये फॉरएवर नहीं लेगा, क्योंकि बैकलॉग जो आया था ना कोविड की वजह से, बैकलॉग अभी तक पूरा नहीं हो रहा, और जिस दिन पूरा हो जाएगा तो ये नंबर आपके बेहतर हो जाएंगे, आपके इन्फ्लेशन के नंबर फिर नीचे आना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। लेकिन हमें कोई एक डायरेक्शन आप कहते हैं सही डायरेक्शन है। इमरान खान साहब स्पीड ज्यादा चाहते हैं, इसलिए टीम चेंज कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अकील भाई। मेरे साथ मियां जाहिद हुसैन साहब मौजूद हैं। मियां जाहिद हुसैन साहब ने कुछ दिनों पहले बहुत वैसे तो क्रिटिकल गुफ्तगू करते हैं मियां जाहिद हुसैन, लेकिन तारीफ कर रहे हैं हुकूमत की जो मईशत की इस्लाहात हैं, जो पॉलिसीज़ हैं उसके ऊपर। मियां साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया। मियां साहब, आप कहते हैं कि इमरान खान साहब की ये पॉलिसी और गवर्नर स्टेट बैंक की पॉलिसी की वजह से रुपी मुस्तहकम हो रहा है, मईशत बेहतरी डायरेक्शन में। अभी अकील करीम बेडी साहब भी ये कह रहे थे, शब्बर जैदी साहब ने भी कुछ तजावीज़ रखी कि किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए। आप जो ये सारी अच्छाइयाँ दिखा रहे हैं, अब आपको अच्छाइयाँ दिखना नज़र शुरू हो गई हैं इमरान खान साहब की हुकूमत की, अगले स्टेप्स क्या होंगे इस नई टीम के साथ? नए फाइनेंस मिनिस्टर की मौजूदगी में क्या करना चाहिए इमरान खान साहब? जी, मैं पहले तो दोनों मेरे साथी हैं, इनको मैं सलाम पेश करता हूँ। और दूसरी बात ये मैं कहना चाहूँगा कि देखें, शौकत तरीन साहब जो हैं ये एक सक्सेसफुल आदमी है, और इनकी सक्सेस स्टोरी है। ये वज़ीर खजाना के तौर पे पहले भी रहे हैं, कामयाब रहे हैं, और हबीब बैंक को भी इन्होंने टर्न अराउंड किया, और ये एक अच्छे वेल नोन फिगर हैं। बिजनेस कम्युनिटी में भी इनका एक अच्छा कॉन्फिडेंस लेवल है। तो इस लिहाज से मुझे बड़ी खुश उम्मीदी है शौकत तरीन साहब से, और मैं समझता हूँ कि ये बिजनेस कम्युनिटी के लिए इकोनॉमी है उसके लिए अपना रोल यकीनन पॉजिटिवली ये अदा करेंगे। ठीक है। और फिर ये कि सबसे बड़ी बात यह है कि प्राइवेट सेक्टर से हैं, और प्राइवेट सेक्टर से जो शख्स आता है उसको उसके हकायक का इल्म होता है। ग्राउंड का अफीद शेख साहब अपना रोल अदा करके गए, बड़ा अच्छा रोल अदा करके गए, और उन्होंने पाकिस्तान की इकोनॉमी को मुस्तहकम किया। अब लेकिन मियां साहब, क्या 3-4 बड़े स्टेप्स क्या होने चाहिए मियां साहब?
कि 3-4 जो बड़े स्टेप्स हैं शौकत तरीन साहब के, उसमें एक तो टैक्स टू GDP वाला मसला है कि पाकिस्तान में अगर आपको 7,000 अरब रुपए का टैक्स चाहिए जो 5,000 अरब या 5,300 पे, तो उसके लिए जाहिर है कि आपको टैक्स टू GDP बढ़ाना होगा, उसके लिए आपको टैक्स नेट बढ़ाना होगा, उसके लिए अगर आप पुराने बिजनेसमैनों को तंग करेंगे तो फिर वही प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो उसके लिए आपको रिटेलर, डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, इन लोगों को नेटवर्क में अगर वो फ्रेंडली तरीके से लाना होगा। अगर उनको कोर्सेज मेजर्स अडॉप्ट करेंगे तो फिर वही नाकामी की तरफ जाएंगे। तो हमारे पास इसका पोटेंशियल बिल्कुल मौजूद है, हमें इस तरफ काम करना होगा। दूसरी बात ये कि कम्युनिटी के साथ कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करने होंगे, इनके साथ जो हरासमेंट और शो कॉज नोटिस। बड़ी अच्छी बात की हमने, तीनों पॉइंट मियां साहब बहुत अच्छे, बहुत बहुत शुक्रिया मियां साहब। प्रोग्राम जो है उसमें ब्रेक शामिल कर रहा हूँ, न्यूज़ ब्रेक, उसके बाद अब बात करेंगे ये महंगाई, इसको कंट्रोल कैसे किया जाए, और सबसे इम्पोर्टेंट ये 140 किस्म के कोविड-19 के वायरस आ कहाँ से गए। डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ होंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। कोविड-19 ये कोरोना अपनी इक़साम बदल रहा है, क्वांटिटी में इजाफा हो रहा है। पाकिस्तान में रेगुलर बेसिस के ऊपर 100 से ज़्यादा अमवात हो रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पर। इस्लाहात तो हो रही हैं, इक़दामात भी हुकूमत दे रही है, लेकिन उसके बावजूद अमवात में कमी नहीं आ रही। क्यों कमी नहीं आ रही, और ये वायरस क्यों इतना ज़्यादा फैल रहा है, इसकी इक़साम में इजाफा हो रहा है, रीज़न क्या है, और क्या वैक्सीन लेनी चाहिए या नहीं। डॉक्टर अताउर रहमान साहब मेरे साथ इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब, 3 सवाल हैं और लोग समझ नहीं पा रहे, बार बार कोरोना के नई इक़साम सामने आ रही हैं, कहा जा रहा है पता नहीं 140 के करीब इक़साम हो गई हैं, ऐसा है डॉक्टर साहब? 140 के करीब इक़साम हो गई? जी बिल्कुल ऐसा ही है कि इसके ये बराबर हर हफ्ते 2 हफ्ते में अपनी शक्ल एक तब्दील कर रहा है, और इसकी रोजाना की बुनियाद पर मेरे ही इदारे में, जो कराची यूनिवर्सिटी में हमारा इदारा है, इंटरनेशनल सेंटर फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, वहाँ की जेनेटिक एनालिसिस बराबर हम कर रहे हैं और देख रहे हैं कि ये 30,000 के करीब मॉलिक्यूल्स हैं, एक चेन है, उसमें किस किस जगह पे तब्दीली आ रही है। तो 132 मुख्तलिफ वैरायटीज तो हमने यहाँ पे डिस्कवर की हैं, 140 के करीब पहुँच गई हैं, 140 के करीब हो गई हैं अब। मुख्तलिफ जो इसके जो स्ट्रक्चरल जो चेंजेस हैं वो हमने खुद यहाँ पे डिस्कवर किए हैं। तो ये बहुत ही खतरनाक सूरत हाल है कि ये बराबर अपनी शक्ल तब्दील कर रहा है, और यही वजह है कि इसमें से जब कुछ ऐसे अशकाल हैं जो बहुत ज़्यादा फिर तेज़ी से फैलते हैं और फिर उसकी वजह से अमवात भी ज़्यादा होती हैं, जिसमें एक ये B117 जो कहलाता है, जो बरतानिया से आया है, वो शक्ल है जो अब पंजाब में डोमिनेट कर रहा है, और कराची में भी तकरीबन 40% जो हमने केसेस देखे हैं उसमें ये वाली शक्ल जो बरतानिया की है वो अब डोमिनेट करने लगी है। जो पुराना वाला वायरस की शक्ल था वो दब गया है और ये नया वायरस उभर गया है। तो यही वजह है कि आप फैल भी रहा है और अमवात भी ज़्यादा हो रही है, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज़्यादा फैलने वाली इसमें टेंडेंसी है, 70-80% ज़्यादा तेजी से फैलता है। अच्छा डॉक्टर साहब, अब दूसरा सवाल ये होता है कि अगर 140 इक़साम के कोरोना वायरस की इक़साम हो गई है, वैक्सीन जो है वो कौन से इक़साम की है? जो वैक्सीन लग रही है इस वक्त बुजुर्गों को लग रही है, सीनियर सिटीजन को लग रही है, लेकिन लोग खरीद के भी लगवा सकते हैं, ये कौन से वाले वायरस की 140 में से कौन से वायरस की वैक्सीन है? ये जो है ये मुख्तलिफ ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन है, ये जो पाकिस्तान में इस वक्त अवेलेबल हैं, जो सिनोफार्म है या कैंसिनो बायो है, ये पूरे वायरस को कमजोर करके और फिर लेकिन वायरस के अंदर कुछ जगहों पर तब्दीलियां आ रही हैं, पूरा वायरस नहीं बदल रहा। अच्छा। इस वजह से ये खासी ब्रॉड स्पेक्ट्रम है और ये सारे ही अक़साम को कवर करेंगे, लेकिन उनकी इफेक्टिवनेस उतनी हर किस्म के लिए उतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं होगी। यानी कि लगवाना चाहिए वैक्सीन जो लेनी चाहिए, 100% लगवाना चाहिए, इसके बारे में सोचना बिल्कुल नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो है ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम वैक्सीन है और आपको शदीद बीमारी से तो हर शक्ल की वायरस से आपको बचाव करेगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट है। अच्छा डॉक्टर साहब, तीसरा सवाल इम्पोर्टेंट ये है कि हमारी अमवात क्यों बढ़ रही हैं? हम जो है 100+ डेली पे जा रहे हैं, 100 पाकिस्तानी रोजाना कोविड-19 से शहीद हो रहे हैं,
इसमें कमी क्यों नहीं आ रही? उसकी वजह यही है कि फैलाव बढ़ रहा है और फैलाव से डायरेक्ट ताल्लुक है अमवात का। अब तकरीबन 5000 के करीब आपके पास लोग केसेस नए आ रहे हैं। हाँ। और उसी रेशियो में अमवात बढ़ी हैं। ये नहीं है कि इस खास वैरायटी की वजह से परसेंटेज बढ़ गई हो अमवात की, फैलाव बढ़ गया है, उसकी वजह से अमवात बढ़ रही है। परसेंटेज जितने अमवात की है वो तकरीबन वही हैं जो पहले थी, लेकिन क्योंकि पहले 3000 केसेस थे, 3500 तो 50-60 अमवात। डॉक्टर साहब अब क्या करना चाहिए? आप बार बार डे 1 से आप जो है तजावीज़ दे रहे हैं, अब इस जहां हम पहुंचे में इससे अब आगे हमें करना क्या चाहिए? इसके जब तक के वैक्सीन आपकी बेशतर पॉपुलेशन को नहीं लग जाती, 1500-16 करोड़ अफराद को, आपके पास कोई दवाई नहीं है इसके लिए। एक डेवलपमेंट हुई है अभी 3-4 रोज पहले कि अभी अमेरिका में एक ऐलान किया है, जो मर्क जो कंपनी है उन्होंने कि एक नई दवाई सामने आई है, मोलनूपिराविर नाम है उसका, और जो फेज 2 क्लिनिकल ट्रायल में बहुत कामयाब रही है। ये पहले जो कोरोना वायरस की 2 जो बड़ी अक़साम थी, जो जिसमें सार्स और मर्स भी शामिल था, उनके लिए इस्तेमाल हुई थी। तो ये कोरोना वायरस, ये जो कोविड-19 है, इसमें भी बहुत मुफीद पाई जा रही है। और ये उम्मीद है कि अगर ये फेज 3 क्लिनिकल ट्रायल 1-2 महीने में कंप्लीट हो जाते हैं, तो गर्मियों में उम्मीद है कि ये मुख्तलिफ दुनिया के ममालिक में अवेलेबल होना शुरू हो जाए। तो उम्मीद की एक किरण ये आई है। दूसरी उम्मीद की किरण ये आई है कि अब नेजल स्प्रे भी डेवलप हो गए हैं, जो कि आप वैक्सीन लगाने की जरूरत नहीं होती, बल्कि आप नेजल स्प्रे ले लें, उसमें वो कमजोर वायरस उसके जरिए आपके लंग्स में और दूसरी जगह पे आप डालकर, और वो वैक्सीन की तरह ही का अमल होता है। तो नेजल वैक्सीन कह सकते हैं कि ये भी पॉजिटिव आप वैक्सीन लेते हैं। ये भी अहम डेवलपमेंट हो गई है। लेकिन इसके अलावा आपके पास कोई चारा नहीं है सिवाय SOPs को फॉलो करें और वैक्सीन लगवाएं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। कल कोविड-19 की तब्दील हो रही है, एहतियात जिस तरह डॉक्टर साहब कह रहे हैं, एहतियात करना पड़ेगा, SOPs पे अमल दरामद करना पड़ेगा। अब एक और अहम मामला है जिस पर मैं चाहता हूं कि हमारे सियासी रहनुमा अपनी राय का इजहार करें। हमने देखा कि हुकूमत पाकिस्तान ने तहरीक लब्बैक पर पाबंदी आयद कर दी। एहतजाज मुसलसल होते रहे, पाकिस्तान की तारीख में एक से बढ़कर एक एहतजाज हुए हैं। एक कॉल के ऊपर पूरे शहर, पूरे सूबे बंद होते रहते, गाड़ियाँ बसें जलती रहती थी, फायरिंग होती रहती थी, टारगेट किलिंग होती थी। पाबंदी नहीं लगी उन जमातों के ऊपर। और भी KP के अंदर भी, बलूचिस्तान के अंदर भी बहुत सारी ऐसे एहतजाज के मामला हुए। तहरीक लब्बैक के ऊपर पाबंदी लगाना ठीक है या नहीं? मेरे साथ हलीम आदिल शेख साहब मौजूद हैं, आजिज़ ढामरा साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम आजिज़ ढामरा साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। ढामरा साहब बहुत बहुत शुक्रिया, आपने प्रोग्राम के लिए वक्त निकाला। गुजारिश मेरी यह है कि हम अपने मुल्क में मुख्तलिफ़ किस्म के ऐसे पुरतशद्दुद वाक़यात देखते रहे हैं, सोचते रहे हैं और नज़र भी आते रहे हैं। अभी हालिया हुकूमत का जो इक़दाम है तहरीक लब्बैक के ऊपर, इस इक़दाम को किस तरह देखते हैं आप? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी किस तरह देखती है? देखिए, मेरे ख्याल में जो आपने बोया वो ही आप काट रहे हैं। और आज इस मुल्क के जो वज़ीर दाखिला हैं, उनकी साबका स्टेटमेंट निकाल के आप जब देखेंगे इनके बारे में, पता पड़ जाएगा कि वो किस तरह सीरियस थे इस मुल्क को, इस रियासत को इस तरह की दहशत से पाक करने के हवाले से उनकी नीयत क्या थी। और आज इत्तेफाक से वो हुक्मरान हैं, और वही जमात जब इनके सामने आ गई उस पुरतशद्दुद वाक़यात के बाद, तो आज इनको इतने बड़े फैसले करने पड़ रहे हैं। बल्कि पीपल्स पार्टी का जो मौक़िफ़ शुरू में, जब एक धरना, मुख्तलिफ इस तरह के धरने थे जो रियासत को मफलूज करने के थे, जो पार्लियामेंट को मफलूज करने के लिए थे, तो पीपल्स पार्टी का एक रोल आज भी जो वहीं पे पीपल्स पार्टी खड़ी है। जिस तरह हमने पहले भी पार्लियामेंट को बचाने के लिए रोल प्ले किया था, उनको बचा रहे हैं। हमने इन्हीं जो मुजाहरे थे पुरतशद्दुद, ये सवाल किया था कि ये कैसे आते हैं आराम से लाहौर से गुजरावाला, गुजरात क्रॉस करके जब ये फैजाबाद में आए थे, और किस अंदाज में ये खत्म करवाया गया था। तो पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ उसी वक्त भी ये था। इस बात में कोई शक नहीं कि वो तमाम जमातें या गुरु जो रियासत को मफलूज करे और अपनी एजेंडा मनवाने के लिए अगर बंदूक और डंडों का इस्तेमाल करेगी, तो पीपल्स पार्टी ने कल भी इस तरह की सियासत को कंडेम किया था, आज भी कर रही है। मगर इन हुक्मरानों को बात आज समझ में आई, क्योंकि आज ये हुक्मरान है, जब ये अपोजिशन में थे। चले आप, तो इनके जो आप इनके फैसले से इत्तेफाक करते हैं, हुकूमत के फैसले से इत्तेफाक करते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, ये इंतहाई इक़दाम तो उठा लिया
क्या आपके ख्याल में हुकूमत ने बड़ा स्टेप लिया, जब 20 तारीख आएगी तो क्या ये एहतजाज नहीं होगा या लोग खामोश हो जाएंगे या किसी और नाम से ये तंजीम सामने नहीं आएगी? हुकूमत ने इतना बड़ा इकदाम लिया। उनकी इमलाक का तहफ़्फ़ुज़ ये की जिम्मेदारी होती है और उस वक्त उस हुकूमत की होती है जो जिसकी उस वक्त हुक्मरानी होती है। तो इससे पहले वो डर के लिए जाया करते थे। अब देखिए, सबसे पहली बात यह है कि कौन सा मुसलमान जिसमें नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत मौजूद नहीं है, कौन सा ऐसा। हलीम आदिल शेख साहब, आपकी आवाज़ नहीं आ रही है। हलीम आदिल शेख साहब की आवाज़ हमें नहीं पहुंच रही है, कुछ टेक्निकल मसला है। डामरा साहब से ही अगला सवाल करता हूं मैं। डामरा साहब, हम अगले फेज़ में कहाँ जाएंगे? अगर 20 तारीख को जो तारीख है उस पर दोबारा ये कलअदम तंजीम हो गई है, लेकिन अगर आप तहरीक लब्बैक के लोग निकल आए 20 तारीख को, तो फिर क्या होगा? देखिए, पीपल्स पार्टी ये समझती है और हर जो आइन पे यकीन रखने वाला फर्द भी ये समझता है कि आपको आइन में फंडामेंटल राइट्स दिए हुए हैं कि आप अपनी आवाज पुरअमन एहतजाज के तौर पर बिल्कुल बुलंद कर सकते हैं। और आज तो सोशल मीडिया का एक टाइम है, अगर मुझसे या किसी आम शहरी से कोई ज्यादती होती है, वो अपना वीडियो बयान रिकॉर्ड करके अगर सोशल मीडिया पे रखता है तो पूरी कौम जो है उसको सुन जाती है। मगर इस तरह की इजाजत नहीं होनी चाहिए। हमने पहले भी तमाम वाकयात की मजम्मत की थी और ये अपनी जगह पे जो आपने 20 तारीख को भी होगा तो आपका स्टैंड वही है अगर 20 तारीख को भी निकलते हैं। हलीम आदिल शेख साहब, आपको आवाज आ रही है? सर हलीम भाई, आपको आवाज आ रही है? कनेक्टिविटी का इशू है। हलीम आदिल शेख साहब को मेरी आवाज नहीं पहुंच रही। हम चाह रहे थे कि हुकूमत का पॉइंट ऑफ व्यू लें, अपोजिशन लीडर ऐसे तक। जी जी जी, हलीम आदिल साहब, आवाज आ रही है आपको? सर आपको मेरी आवाज आ रही है? जी, अब आ रही है। मैं जानना चाह रहा था कि हुकूमत ने इतना बड़ा स्टेप ले लिया, 20 तारीख को अगर दोबारा तहरीक लब्बैक के कारकुन निकलते हैं तो फिर क्या होगा? आप किस तरह हैंडल करेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ कि सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूँ कि हर मुसलमान के दिल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वही मोहब्बत है। हम सब लब्बैक लब्बैक या रसूल अल्लाह का नारा लगाने वाले हैं, मानने वाले हैं। इसमें एक नए अंदाज से जो मामला स्टार्ट किए गए और उन्हीं लब्बैक या रसूलुल्लाह का नारा लगाने वाले जो पुलिस में थे, जो रास्तों पे थे, उनके साथ जो कुछ हुआ, तो ये नेक्टा की जानिब से, गवर्नमेंट की जानिब से ये फैसले किए गए। मैं समझता हूँ कि हमने जिस तरीके की फेडरल गवर्नमेंट ने हैंडलिंग की है, चूंकि ये मखसूस लोग नहीं कह सकते कि शायद वही सही मुसलमान है, बल्कि जो रहने वाले हैं, जो कलमा तैयबा का ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह के ऊपर यकीन रखने वाले, लब्बैक या रसूलुल्लाह कहने वाले, उसको डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता। एक जमात से ताल्लुक रखने वाले शायद वो, बल्कि हम ऐसा नहीं है। मैं समझता हूँ कि बेहतर हैंडलिंग हुई है और मैं इसके ऊपर तो अपने इदारों को भी मैं सलाम पेश करता हूँ। इस अंदाज से उस तरफ से बड़ा ज्यादती की गई, लेकिन यह है कि एक अच्छे अंदाज से हैंडलिंग हो गई है। मैं नहीं समझता कि 20 तारीख को ऐसा कुछ होने जा रहा है कि जो कंट्रोल में ना आए। हम उम्मीद करते हैं, हम अपील भी करते हैं। अच्छा हलीम साहब, ठीक है, आपने बहुत अच्छा बयान किया। जाहिर है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अक़ीदत मोहब्बत सारे मुसलमान करते हैं, लेकिन अगर हम माजी देखें तहरीक लब्बैक का, जितनी बार भी धरने दिए तो ये तो पत्ता भी नहीं तोड़ने वाली जमात है। कभी इन्होंने कभी कुछ सिग्नल तोड़ना, पत्ता तोड़ना, ये खामोश थे, आके बैठे और ये तो दुरूद और शरीफ पढ़ते रहते हैं और उसके बाद अपना एहतजाज करके वापस जाते रहे। और हुकूमत ने हमेशा इनके साथ मुआहिदा करने के बाद उस मुआहिदे से हट गई है हुकूमत। पहले वाली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत भी, ये वाली हुकूमत भी, इन्होंने तोड़फोड़ नहीं की। इनके अंदर ये तोड़फोड़ करने वाले आप नहीं समझते कुछ साजिशी अनासिर थे जिन्होंने इनको इस्तेमाल कर लिया, जिन्होंने गाड़ियां जला दी? क्योंकि इनकी हिस्ट्री नहीं बताती कि कभी भी कोई तशद्दुद पसंद इन्होंने कोई काम किया हो। मैं समझता हूँ कि शायद बहुत सारी बातें आपको भी मालूम होंगी, मुझे भी मालूम है, बहुत सारे लोगों को मालूम होंगी, लेकिन पब्लिकली उसका इजहार नहीं हो रहा। इस दफा मोटिव्स कोई और थे, इस दफा इनके बीच में कुछ और लोग घुस चुके थे, कुछ ने गलत फैसले करा दिए थे, कहीं से गलत फैसले करा दिए गए थे। नहीं तो ये लोग जिन्होंने वाकईतन जब तक अल्लामा रिजवी साहब मौजूद थे, हयात में थे, तो यहाँ इस अंदाज से इन्होंने कभी कानून को हाथ में नहीं लिया। हल्की फुल्की मौसीकी हो जाया करती थी, कभी रोड्स के ऊपर होता था, लेकिन इस सतह पर नहीं गए
कि जहां लोगों की जान ले ली जाती हो, जहां जारे हमारे पुलिस वालों को शहीद किया जाता हो, जहां मोटरसाइकिलें गरीबों की जला दी जाती हो, जहां खवातीन के साथ बदतमीजी की जाती हो, तो इनके दरमियान कुछ और लोगों की या ये उनके हाथ में आ गए या कुछ लोगों ने इसको गलत हैंडल किया। अली साहब किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? कौन 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 कोई सियासी जमातें हैं जो इसके बेनिफिशरी हैं? कौन लोग हैं जिन्होंने इस पुरअमन पूरी तहरीक को, पुरअमन लोगों को तशद्दुद की तरफ, ये इनमें शामिल हो गए या इनको उस तरफ ले गए? कोई इशारा? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये 20 तारीख गुजरने दीजिए, कुछ टाइम गुजरने दीजिए, ऐसे ऐसे हकाइक से पर्दा उठेगा। कोई जो शायद बड़े होशरुबा होंगे, इसके पीछे कौन कौन था, इसके पीछे क्या था, ये क्या होने जा रहा था, कौन क्या करवाने जा रहा था, ये बड़े बड़े होशरुबा ऐसे मामलात हैं जिनसे पर्दा उठेगा, लेकिन अपने वक्त पर उठेगा, ज्यादा दूर नहीं है। जिसकी वजह से फिर सब लोग कहेंगे कि गवर्नमेंट का फैसला बिल्कुल ठीक था, उस वक्त जो एक्शन लिया गया बिल्कुल ठीक था। तो फंडिंग इंडिया की भी इतलात है, कुछ स्लीपिंग सेल इंडिया की फंडिंग से चलने वाले, उन्होंने भी इसमें काम दिखाया, ऐसे भी कोई इतलात आपके पास है? फैसल भाई, बहुत सीरियस मामलात हैं, इतना आसान नहीं हुआ। इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश, ये बहुत बड़ा गेम था जो लाजिम जिम्मेदारान बताएंगे, मैं उस पर आगे नहीं जा रहा हूँ। अब तो देखिए, उनके अमीर साहब ने भी खत लिख दिया है, उन्होंने भी कह दिया है कि इन मामला से परे रहा जाए, इन मामला से दूर रहा जाए। उनके ओहदेदार बड़े बड़े जो है उसको अलहदगी को, तशद्दुद पसंदी से, इस दहशतगर्दी से, इस मार कुटाई से, जान लेने से वो एक तरफ हो रहे हैं, चूंकि उनको भी शायद पता चल गया कि ये पीछे हुआ क्या है। लेकिन ये इतना बड़ा मामला है, मैं नहीं चाहता, लबकुशाई करना चाहता हूं मैं, लेकिन ये चीजें सामने आएंगी तो सबको पता चलेगा कि हुकूमत, मतलब वेल्डन गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, इंटीरियर मिनिस्ट्री, हमारी रेंजर्स, हमारी पुलिस, जिन्होंने इस बहुत बड़े जो हंगामा बर्पा होने जा रहा था, जो कि इसके आड़ में एक फितना बर्पा किया जा रहा था, आड़ में मैं कहना चाहता हूँ, मैं दोबारा कहता हूँ, हम सब लब्बैक या रसूल अल्लाह कहने वाले हैं, हम सब मुसलमान हैं। कौन सा ऐसा मुसलमान है जो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज्जत पे, हुर्मत पे, उनकी शान में कोई किसी की भी गलत बात बर्दाश्त कर सकता हो? लेकिन इसमें कुछ हमारे आकबत नाइंदेशों को कुछ जगह से और बड़े खौफनाक तरीके से पता चलेंगी। मैं समझता हूँ आप कह रहे हैं 20 तारीख के बाद चीजें सामने आएंगी। डामरा साहब, मैं आपका टेक लेना चाहता हूँ, इसमें आपको नजर आया कि पूरे सीन के अंदर ये पुरअमन लोग थे, इनमें कौन लोग शामिल हुए, क्या बैरूनी हाथ भी है, पैसा भी लगा? आप सियासतदान बड़ी गहरी नजर रखते हैं, इस्लामाबाद में भी रहते हैं, चीजों को भी देखते हैं, सिंध की मामलात को भी देखते हैं, कोई है ऐसा हाथ आपको नजर आया डामरा साहब, कोई इंफॉर्मेशन? देखिए, पहली बात तो ये काम इंटेलिजेंस इदारों का है, और जिसको अगर पॉलिटिकल लीडर को अपनी कोई इंफॉर्मेशन है तो वो उससे शेयर कर सकता है। मगर इशू ये है कि जो बुनियादी तौर पर यही जमात जब आई थी, उसके बारे में आज के हुक्मरानों की राय क्या थी, उसके बारे में गुफ्तगू क्या थी, उनसे मुलाकातें क्या कर रही थी, और आज भी क्या हो रहा है, आज भी क्या रहा है। मैं कह रहा हूं कि रियासत को अपना काम करना चाहिए, और बड़ी शर्मिंदगी का मकाम है कि कितने सिक्योरिटी फोर्सेस के हमारे जो शहीद भी हुए, जख्मी भी हुए, उनकी वर्दियां भी फाड़ी गई। 3 दिन तक खुल्लम खुला जो है उनकी मार पिटाई होती रही, और इतनी बड़ी तादाद में शायद ही कभी सिक्योरिटी फोर्सेस या हमारे पुलिस के जवान जख्मी या शहीद हुए हैं जो इन 3 दिनों में। बहुत बहुत शुक्रिया डामरा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया हलीम आदिल शेख साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। इसमें तो कोई शक नहीं है कि सारे पाकिस्तानी, सब मुसलमान दरूद पढ़ते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, इश्क रखते हैं, और सभी चाहते हैं कि कहीं पर दुनिया में कोई ऐसा काम ना हो, कोई ऐसा कार्टून, खुदा न खास्ता कोई ऐसी साजिश ना हो। और बहुत अच्छी तरह से इमरान खान साहब ने अक़वाम मुत्तहिदा में भी, यूरोपियन यूनियन में सारी दुनिया को समझाया कि हम अपने नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं। अब ये जो एहतजाज है, इस एहतजाज को जिस जगह पे ला के रोका गया, या ये ख़त्म हो गया है, डेड हो गया, पाबंदी लग गई, या ये लोगों के अंदर दिलों में है, किस तरह इसको टैकल करेंगे, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। प्रोग्राम ये ख़त्म कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह कल फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।